हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक नियोजन को, जिसके अंतर्गत आज के हमारे टॉपिक हैं। जिसमें पहला टॉपिक आता है ग्रामीण विकास के बारे में। दूसरा आता है शहरी विकास के संदर्भ में। तीसरा आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में, सहकारिता क्षेत्र के बारे में, पशुपालन के बारे में, सिंचाई, वानिकी, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क निर्माण, औद्योगिक नीति एवं निवेश, पर्यटन एवं संस्कृति, अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण और मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर को, जो कि हमारा 14 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक नियोजन को जानने के पहले इसमें बजट की डेफिनेशन को जान लेते हैं। कि बजट की डेफिनेशन को जानते हैं कि बजट सरकार का वित्तीय दस्तावेज होता है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुल आय का तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का अग्रिम अनुमान होता है। तथा बजट देश की आर्थिक स्थिति एवं अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत का वित्तीय वर्ष, जो कि बजट वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तथा भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट तथा संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य के बजट का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इसमें जो है केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यों के बजट मतलब मध्य प्रदेश राज्य के बजट के बारे में चर्चा की गई है। तो इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। फिर आता है वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता था, परंतु शंकराचार्य समिति की सिफारिश पर इसे 2018-2019 से राज्य सरकार में वित्तीय वर्ष जो है वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो वर्तमान में यहाँ का वित्तीय बजट कब कर दिया गया है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसका वित्तीय बजट कर दिया गया। अब आता है इसके संदर्भ में पढ़ते हैं सबसे पहले शहरी विकास के बारे में। शहरी विकास के संदर्भ में जानते हैं कि शहरी विकास के संदर्भ में दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ने हमारे प्रदेश में देश में तीसरा स्थान और इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश के स्वच्छतम शहर का पुरस्कार तथा 5 स्टार रेटिंग के साथ देश के पहले वाटर प्लस शहर होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तथा इसके अतिरिक्त 9 शहरों को 3 क्लस्टर, 3 स्टार, 17 शहरों को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 7 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं तथा इसमें स्मार्ट सिटी मिशनों में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित हुआ है। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा उज्जैन स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के केंद्रों का विस्तार एवं सशक्तिकरण किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना आदि योजनाएं निरंतर रखी गई हैं। इनके संदर्भ में आता है। फिर आता है इसके संदर्भ में और पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है, उसके अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत राज्य में प्रभावी प्रगति की हुई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में। तो 2021 के बारे में जानने के पहले इसको देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 इंदौर को देश में प्रथम लगातार 5वीं बार और देश की समस्त राजधानियों में से भोपाल को सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ है। देश के लगभग 8 लाख से अधिक आबादी वाले 20 अग्रणी शहरों में मध्य प्रदेश के सभी 4 शहरों जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को ये निम्न तरीके के स्थान प्राप्त हुए हैं। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का है, लेटेस्ट वाला आप
करंट के उससे ऐड कर लेना। और जब मैं ये सीरीज ख़त्म करूँगी उसके बाद से मैं पूरा लेटेस्ट करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराऊँगी। अब आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जिसने वर्ष में 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं एवं दलहन के लिए प्राप्त किया हुआ है। अब आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 17,000 करोड़ फसल उपार्जन में लगभग 66,684 करोड़ 0% दर से फसल ऋण लगभग 30,000 करोड़ रुपए, बिजली पर सब्सिडी लगभग 30,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 10,337 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में लगभग 4,569 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो यह फसल बीमा योजना के अंतर्गत है। अब आता है कि राज्य नीति या योजना आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश में कृषि उत्पादों का निर्यात वर्ष 2015 में $566 मिलियन था, जो कि 2020 में दोगुने से अधिक होकर 1,000 मिलियन तक पहुंच गया है। तो कितना पहुंच गया है? 1,000 मिलियन तक इसका जो डेटा है वह पहुंच गया है। अब जानते हैं सहकारिता के बारे में। सहकारिता के संदर्भ में जानें कि सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष में 2022-23 में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य 2022-23 में किए जाने का लक्ष्य रखा गया। अब आता है पशुपालन के संदर्भ में कि कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तृतीय स्थान पर हो। देश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक हो गई है। फिर आता है कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक गौ भैंस वंशीय पशुओं को UIDAI टैग लगाए गए हों। भारत सरकार के इनाम पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्र सर्वाधिक रहा है। प्रदेश में 406 नए पशुओं चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं सहयोगी घर घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है सिंचाई के संदर्भ में जानते हैं कि सिंचाई के संदर्भ में जानें कि कृषि को लाभ व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। सिंचाई के क्षेत्र में बजट वर्ष 2022-23 में 9,267 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई, 41 लाख आबादी हेतु पेयजल एवं 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा और इस परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 8,000 करोड़ की लागत का चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि नरसिंहपुर रायसेन एवं सौबेंट माइक्रो उद्वहन सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्माणाधीन है और इन परियोजनाओं से 2,12,000 हेक्टेयर सिंचाई एवं 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। फिर आता है कि प्रदेश में 4,000 से अधिक गांवों में 100% के घरों में नल से जल पहुंचाया जा सकेगा और वर्तमान में 47 लाख से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला बन गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मिशन है, जिसके लिए वर्ष 2022-23 में केंद्रांश 3,150 करोड़ रुपए और राज्यांश के लिए 3,150 करोड़ रुपए और कुल 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत 2,399.53 करोड़ और नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा पार्वती लिंक हेतु 400 करोड़ का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। अब आता है वानिकी एवं पर्यावरण के संदर्भ में जानें कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के भीतर स्थित ग्रामों को एक समयबद्ध रूप से ग्रामीणों की सहमति से अन्यत्र विस्थापित किया जाता है और इस हेतु विस्थापन पैकेज की राशि को हमारी सरकार द्वारा प्रति परिवार रुपये 10 लाख रुपये से बढ़ाकर इसे 15 लाख रुपये कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने 2021 में 24,792 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया था, जो कि 2022 में तक आके या 2022 में 37,483 हेक्टेयर वृक्षारोपण हो गया। अब जानते हैं शिक्षा के संदर्भ में क्या विकास किया गया है। शिक्षा के संदर्भ में देखें कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हुई हैं। CM राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया और इन विद्यालयों की लागत 7,000 करोड़ रुपए से अधिक होना अनुमानित की गई है।
इन विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं, पर्याप्त शैक्षणिक क्षेत्र, खेलकूद, ललित कलाओं से प्रशिक्षण की व्यवस्था, विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने जाने के लिए परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके संदर्भ में अब आता है कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य की कलाओं को बच्चों की शिक्षा का भाग बनाते हुए उन्हें समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना अनुगुंज कला से समृद्ध शिक्षा प्रारंभ की जा रही है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों की निरक्षरता उन्मूलन के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब आता है कि प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने, अकादमिक या अन्य कौशलों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान या स्वावलंबी बनाने के लिए प्रखर योजना प्रस्तावित है तथा स्कूल शिक्षा विभाग में इसके अंतर्गत 2021-22 में ये जो पैसा है उसके संदर्भ में इसको बताया गया है। अब आता है कि इसके संदर्भ में देखा जाए कि उच्च शिक्षा का प्रदेश में विस्तार करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी और प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या जो बढ़कर अब 40 हो गई है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है जिसमें 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में सूचना तकनीकी अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण अंतर्गत 200 स्मार्ट क्लास, 75 कंप्यूटर लैब का कार्य पूर्ण किया गया है। आगामी वर्ष में खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन प्रस्तावित है और आयोजन में लगभग 12,000 खिलाड़ियों को प्रतिभागित करने का अनुमान लगाया गया है। नाथू बरखेड़ा, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य को 2021-22 में 10 जिला चिकित्सालय, 33 सिविल अस्पताल, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 119 उप स्वास्थ्य केंद्र और कुल 417 स्वास्थ्य केंद्रों की इसमें स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पात्र परिवारों को 2,66,00,000 रुपये आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। चिकित्सा के लिए उपयुक्त अधोसंरचना के साथ श्रेष्ठ चिकित्सकों और विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है जो कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है। फिर आता है कि आयुष चिकित्सा पद्धति की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बनाए रखने का सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और वैद्य आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। अब आता है महिला एवं बाल विकास के बारे में कि महिला एवं बाल विकास को NHFS के 5वें सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में जन्म के समय प्रति 1000 बेटों एवं बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित की गई है जिसमें प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। फिर आता है चाइल्ड बजट के बारे में कि सरकार ने पहली बार पृथक से चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया हुआ है। यह बजट 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक बालिका आदि के उत्थान के लिए खर्च किया जाता है तथा इसको वित्त मंत्री जगदीप देवगौड़ा ने 2022-23 के बजट में पेश करते हुए इस कहा था कि बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरत है और इसलिए पहली बार चाइल्ड बजट को पेश किया गया था। अब आता है ऊर्जा के संदर्भ में जाने। ऊर्जा के संदर्भ में देखने के लिए इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2070 में तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य देश के समक्ष रखा गया और मध्य प्रदेश में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित योगदान होगा। इस प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा को स्थापित क्षमता 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है जो कि वैश्विक पर्यटन स्थल सांची का सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अब आता है कि सड़क निर्माण के संदर्भ में कि इसे 2022-23 के बजट के प्रावधान में कहा गया था कि 3000 किलोमीटर की नवीन सड़क कार्य के लिए लगभग इतने रुपए दिए जाएंगे और नवीनीकरण के लिए नवीन पुल का निर्माण के संदर्भ में भी कहा गया था। अब आता है इसके संदर्भ में देखते हैं कि शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। फिर आता है कि प्रदेश में इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा भी चालू की गई है। प्रदेश में एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पर बेट की दरों को अधिकतम 25% से घटाकर 4% कर दिया है। सर्वजन कल्याण के संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा वाक्य लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय से प्रेरित यह बजट समाज के वंचित वर्गों के लिए समर्पित है। अब आता है औद्योगिक नीति एवं निवेश के बारे में।
प्रदेश में 11 औद्योगिक नीति, जिला भोपाल में बड़ौदा तथा एवं बैरसिया, जिला सीहोर में बटियाखेड़ी एवं झिलेला, जिला धार में 11, जिला रतलाम में रतलाम शहर मेगा औद्योगिक पार्क फेज फर्स्ट तथा जावरा, जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा और जिला इंदौर में मोहिना औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचनाओं का विकास कर निवेश को आकर्षित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 4 महानगरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में IT पार्कों का निर्माण किया गया है। नारी तू नारायणी के मूलमंत्र से प्रेरित होकर हमारी सरकार नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इसके संदर्भ में फिर आता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य समूहों के लिए योजनाओं को वृहद रूप से क्रियान्वित करने हेतु 1100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो कि वर्ष 2 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, जो कि 2021-22 के बजट के अनुमान से 141% अधिक रहा है। अब आता है पर्यटन एवं संस्कृति के बारे में कि हेरिटेज संपत्तियों को संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटकों हेतु आकर्षित करने हेतु ताजमहल भोपाल, गोविंदगढ़ रीवा, राजगढ़ पैलेस और तथा माधवगढ़ सतना को विकसित करने के लिए एक निजी निवेशकों को लीज पर दिया गया है तथा ओमकारेश्वर में आदि गुरु की विशाल प्रतिमा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेदांत पीठ की स्थापना प्रस्तावित है और इसके लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आता है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण के लिए। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए इसमें 2021 के बजट में ये प्रावधान किए गए हैं। अब आता है अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति कल्याण में मध्य प्रदेश वन औषधियों का खजाना है। इनके संग्रहण एवं प्रसंस्करण में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं और इस दिशा में देवरन योजना के माध्यम से औषधि और एरोमेटिक पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों में निवासियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और योजना से जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित होगा। इसके अंतर्गत ये विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह जैसे बैगा, भारिया एवं सहारिया के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस वर्ग में युवाओं को आजीविका के नव अवसर मिलेंगे। इस उद्देश्य से श्योपुर, शहडोल, ढिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्र का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर होगा और इस समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 15 जिलों में आहार अनुदान योजना भी संचालित की जा रही है। चलिए तो जानते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, फिर और अन्य योजनाओं के बारे में जानते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कि प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी कृषि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई, जो राज्य में 7 मार्च 1953 को गांधी सागर बांध में स्थापित किया गया। दूसरी आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इसके अंतर्गत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के माध्यम से इंदौर व ग्वालियर जिले में अनेक मध्यम और बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रही और इस योजना में राज्य पुनर्गठन के पश्चात प्रदेश की प्रथम योजना थी, जिसमें सिंचाई एवं विद्युत को अत्यधिक महत्व दिया गया और इसमें मध्य प्रदेश लघु विकास उद्योग निगम 1961, औद्योगिक विकास निगम 1965 में इसकी स्थापना की गई है। अब आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कि 1969 और 74 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यक्रमों को स्थायी गति प्रदान करना होता है। फिर आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 के अंतर्गत है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना है और योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालन एवं मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 की स्थापना की गई है। प्रदेश में ट्राइसेम योजना को 1979 में शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ की गई थी और यह 1979 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। अब आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 के अंतर्गत थी, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि इसका उद्देश्य गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को महत्व देना है और मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम एवं एकीकृत विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है इसके अंतर्गत। फिर आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है। अब आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। यह वह परियोजना है जो कि यूलर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? यूलर मॉडल पर आधारित है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगीकरण और मानव विकास तथा पूर्ण रोजगार को महत्व देना है तथा प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट की गई थी।
फिर आता है कि फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उद्योग सेवा के अंतर्गत वृद्धि दर को आंकलित कर समग्र विकास को प्रोत्साहन देना है। साथ ही इस योजना को अयोध्या योजना का 2004 में शुभारंभ किया गया। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में शुरू हुई तथा इस योजना अवधि में तीव्रतम विकास के साथ साथ अधिक समृद्धि की दोहरी रणनीति पर बल दिया गया। प्रदेश में औद्योगिकरण की गति तीव्र करने के लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 भी प्रारंभ की गई थी। अब आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य तीव्र संपोषणीय समावेशी विकास है तथा इस योजना के अंतर्गत योजना व्यय जो था वह 2,01,862 करोड़ रुपए निर्धारित था, जबकि विकास दर 12% की गई थी। मध्य प्रदेश में कुपोषण को 20% और एनीमिया के स्तर को 25%, कुपोषण के स्तर को 20% और एनीमिया का जो स्तर है उसको 25% तक लाना और 0 से 6 वर्ष के आयु समूह को लिंगानुपात में 950 प्रति हजार तक लाना इसके अंतर्गत होता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे पहली आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो 25 सितंबर 2020 को चलाई गई। फिर आती है इंदिरा गृह ज्योति योजना 1 अप्रैल 2019 को। जय किसान माफी योजना 22 फरवरी 2019 को। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 9 फरवरी 2019 को। वंदन योजना 15 जुलाई 2019 को। फिर आती है दीनदयाल रोजगार में योजना 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल समर्थ योजना 25 सितंबर 2004 को। मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को। फिर आती है मुख्यमंत्री निकाय योजना 1 अप्रैल 2012 को। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 1 नवंबर 2007 को। अंतरा योजना वर्ष 2017 में। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल 2008 को। मुख्यमंत्री राम रोटी योजना वर्ष 2010 में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 22 फरवरी 2011 को। पंच परमेश्वर योजना 10 जनवरी 2012 को। अब आता है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये इसकी शुरुआत 3 सितंबर 2012 को ही। फूड योजना 2012 में। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना वर्ष 2013 में। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना 2014-15 में और एकीकृत बागवानी मिशन 2014 से 2015 में था। अब आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा या ई लोडर योजना वर्ष 2017 में। दीनदयाल रसोई योजना 1 अप्रैल 2017 को। मध्य प्रदेश कौशल संवर्धन योजना वर्ष 2017 में। मुख्यमंत्री कौशल्य योजना वर्ष 2017 में। हम छू लेंगे आसमां योजना वर्ष 2018 में। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा या प्रसूति योजना वर्ष 2018 में। सरल बिजली बिल योजना वर्ष 2018 में। मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना वर्ष 2018 में चलाई गई। इसके संदर्भ में ये मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजना है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है हम इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न आता है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लागू करने की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य समिति की अनुशंसा पर किया गया था। अब आता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रारंभ कब हुआ था। 25 सितंबर 2020 को। फिर आता है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है किसे कहा जाता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जेम्स विल्सन को भारतीय अर्थव्यवस्था बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब आता है कि भारत की वित्तीय वर्ष अथवा बजटीय वर्ष की समयावधि कम से कम कितनी होती है। तो इसकी जो समयावधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरिम बजट को किस नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत अंतरिम बजट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा वोट ऑन अकाउंट, ऑप्शन सी होगा। अब आता है 9 नंबर का कि भारतीय संसद में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था। भारतीय संसद में पेपरलेस बजट सर्वप्रथम कब पेश किया गया था। 2021 में, ऑप्शन सी होगा। फिर आता है हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य बजट का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में राज्य बजट का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य बजट का प्रावधान किया गया।
यहाँ पर यह चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।